हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 10 फरवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर कोड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रपोज फॉर अडॉप्शन ऑफ प्रोविजन टू वर्क फॉर 4 days अ वीक। मतलब इनमें से कौन से कोड के अंदर गवर्नमेंट ये प्रपोज कर रही है कि हफ्ते में 4 दिन का काम जो है वो उस प्रोविजन को अडॉप्ट करना है। ऑप्शन ए सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑप्शन बी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, ऑप्शन सी कोड फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ऑप्शन डी कोड ऑन वेजेस। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी। गवर्नमेंट जो है वो ये प्रोविजन OSH कोड भी कहते हैं इसे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, उसके अंदर गवर्नमेंट ये प्रोविजन अडॉप्ट करने वाली। तो ये आपको कल के न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज पे मिलेगा। न्यू लेबर कोड्स अलाउ 4 days अ वीक वर्क फॉर दी बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन सिटी? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी गुवाहाटी एंड ऑप्शन डी जैसलमेर। एंड द करेक्ट आंसर इज डी जैसलमेर। जैसलमेर जो है उसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट इज प्रेजेंट इन द डेजर्ट। इसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। जयपुर आप सबको पता होगा, इट इज नोन एज पिंक सिटी। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के अंदर तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन जीपीएससी जो इस साल देने वाले हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपकी नज़र जानी चाहिए कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि गोल्डन सिटी, तो आपको ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये गोल्डन सिटी किस सिटी को कहते हैं, तो इट इज़ फॉर द जैसलमेर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, all the panchayats in India must include members from scheduled caste and scheduled tribes, SCs and STs. Second, the modern Panchayati Raj system was introduced in India in 1976 to implement the provisions of DPSPs, मतलब कि Directive Principles of State Policies. And the correct answer is A1 only. Second is incorrect. एज पर दी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सभी पंचायत के अंदर SCs एंड STs के मेंबर के लिए सीट रिजर्व रखी जाती है। वहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन भी दिया जाता है 1/3। अब ये मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम जो है वो 1976 में नहीं आई, जैसा कि हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव इसका करेक्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन होगा DPSPs का, लेकिन ये ईयर गलत है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो अभी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि पंचायती राज इलेक्शंस को लेके ये डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। अब पर्टिकुलरली ये टॉपिक जो है वो जीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है काफ़ी, बिकॉज गुजरात के अंदर अभी ये जो लोकल बॉडीज़ है उसके इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लोकल गवर्नमेंट का जो पार्ट है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? फर्स्ट, इट यूजेस पावर ऑफ वाटर falling from a height to generate electricity. Second, these are less expensive to build and can be built over a shorter period of time. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब जो डैम, जब हम जिसे डैम कहते हैं, तो वहां पे आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर वाटर स्टोर्ड है, यहाँ पे डैम बनाया गया है। अब अगर मान लो कि वाटर को रिलीज किया जाएगा तो ये हाइट पे से गिरता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है, सो इट इज कॉल्ड डैम। लेकिन रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है? तो जो रिवर का नेचुरल फ्लो होता है, इफ द रिवर इज फ्लोइंग विथ सिग्निफिकेंट स्पीड, तो ये जो नेचुरल फ्लो होता है वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे जनरेट किया जाता है, एंड दिस इज नोन एज
रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके लिए कुछ कंडीशन ये है कि रिवर का स्लोप जो है वो थोड़ा स्टीप होना चाहिए, फिर स्पीड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे नेचुरल साइकिल पे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो है उसका एक्सपेंस कम होता है, एनवायरमेंटल हैजार्ड जो है वो उस डैम की कंपैरिजन में कम होती है, और उसे आप कम टाइम में भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस है रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड डैम के बीच में। सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। अब रिसेंटली जो उत्तराखंड के अंदर डिजास्टर हुई तो वो तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट की वजह से हुई, और वो जो तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट है इट इज़ अ रन ऑफ रिवर डैम। तो आपको ये डिफरेंस बेसिक पता होना चाहिए कि रन ऑफ रिवर है क्या और डैम क्या है। तो इस आर्टिकल के अंदर ये पूरी सिचुएशन को मेंशन किया गया है, नंदा देवी ग्लेशियर, धौलीगंगा रिवर, तपोवन प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें। दूसरा क्वेश्चन उसी आर्टिकल के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फ्लैश फ्लड्स। फर्स्ट, these are sudden surges in water levels generally occur due to heavy rainfall. Second, its geographical span is large and it lasts for a longer period of time. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A1 ओनली, सेकेंड इज इनकरेक्ट। फ्लैश फ्लड किसे कहते हैं? किसी वाटर बॉडी के अंदर अगर सडनली ज़्यादा बारिश की वजह से पानी आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? फ्लैश फ्लड। इट इज़ ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। अब इसका जियोग्राफिकल स्पान जो है वो कम होता है बिकॉज इट इज नोन फॉर इट्स शॉर्टर पीरियड। फ्लैश फ्लड उसी को कहेंगे। यहाँ पे रेनफॉल की क्वांटिटी जो है वो कुछ समय के लिए बढ़ जाती है। सो जियोग्राफिकल स्पान जो है इट इज़ मच मोर लिटल और वो कम समय में ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। आंसर इज A1 ओनली। तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी उत्तराखंड के अंदर जो आया तो उसे फ्लैश फ्लड कहेंगे बिकॉज इट वॉज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct? First, a governor of a state cannot grant pardon to an individual if the state government does not have any executive authority over the crime. Second, remission under the pardoning powers means to change the character of the sentence due to some special reason. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A1 ओनली, सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। पहला जो है वो फैक्चुअल है कि गवर्नर उस केस के अंदर पार्डन नहीं कर सकते कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की उस पर्टिकुलर क्राइम के ऊपर कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ना हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं टेररिज्म का, तो टेररिज्म जो है उसे डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, उनके पास अलग अलग एजेंसीज है। टेररिज्म से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। तो अगर टेररिज्म के केस में किसी को आपने अरेस्ट किया है और काफ़ी सालों के बाद अगर उसको पार्डन देनी है तो वहाँ पे गवर्नर नहीं दे सकते बिकॉज वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। पार्डनिंग पावर्स के अंदर टोटल 5 टाइप की अलग अलग पार्डन्स दिए गए हैं। अब उसमें रेमिशन जो है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गलत दिया गया है बिकॉज रेमिशन का मतलब क्या होता है कि उसकी सज़ा जो है वो कम कर देना, राइट उसका जो टाइम पीरियड है उसे कम कर देना। ये जो फैक्ट दिया गया है कि ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट उसके कैरेक्टर को चेंज करना, उसे रिस्पाइट कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई वुमन है जो कि कन्विक्टेड है किसी क्राइम के अंदर एंड द वुमन इज प्रेग्नेंट, तो स्पेशल रीजन की वजह से आप उनको माफ कर सकते हैं। सो द आंसर इज A1 ओनली। सो अभी ये तमिलनाडु के गवर्नर जो है उनका ये जो रिसेंटली डिसीजन लिया गया था कि राजीव गांधी हत्या के केस में जिनको अरेस्ट किया गया है उनको हम पार्डन नहीं कर सकते बिकॉज ये अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ओवर इट। यहाँ पे आर्टिकल 72 को मेंशन किया गया है और उसके अंदर प्रोविजन क्या है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। द सेंटेंस
of any person convicted of any offense against any law relating to matter to which executive power of the state extend, कि जहां तक स्टेट के पास पावर है उसी के अंदर वो दे सकता है. 7th question, which of the following statement is or are correct about Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana? First, it is a central sector scheme to strengthen existing national institutions in health sector. Second, it is an open-ended scheme launched in 2020 along with the launch of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So let us see what is the correct answer. करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू. दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अब सबसे पहले तो ये स्कीम जो है इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि फंडिंग जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में बांट दिया जाएगा. ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है वो करेक्ट है, टू स्ट्रेंथन दी एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस इन हेल्थ सेक्टर. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है. अब ये ओपन एंडेड स्कीम का मतलब क्या है कि एक बार स्कीम लॉन्च कर दी, अब जब तक गवर्नमेंट उसे बंद नहीं करेगी तब तक वो स्कीम चलती रहेगी. ये स्कीम जो है उसे स्टार्टिंग में सिर्फ 6 साल के लिए अनाउंस किया गया है एंड इट वाज नॉट लॉन्च्ड इन 2020. इसको इस साल के बजट के अंदर 2021 के अंदर इसे लॉन्च किया गया है 6 साल के लिए. तो इसलिए आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू. सो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, फर्स्ट स्टेप्स इन द जर्नी टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर. तो इसके अंदर स्टार्टिंग में थाईलैंड की स्टोरी दी गई है कि किस तरीके से थाईलैंड के अंदर जब 30 साल पहले यूनिवर्सल हेल्थ सिक्योरिटी का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था तो उनको अब जाके सक्सेस मिली. तो इंडिया जो है वो काफ़ी लेट है, लेकिन फिर भी इस साल के बजट के अंदर क्या क्या गवर्नमेंट ने दिया है हेल्थ सेक्टर को वो यहाँ पे मेंशन किया गया है. तो यहाँ पे बताया गया है कि इट कैन बी द फर्स्ट स्टेप टॉवर्ड्स अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ सिक्योरिटी. और इसी आर्टिकल के अंदर ये जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है उसे भी मेंशन किया गया है. काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर. 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? फर्स्ट, इट इज एन एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम that targets the beneficiaries as identified under targeted PDS, public distribution system. Second, the insurance cost is shared by the center and the state mostly in the ratio of 60-40. And the third, the beneficiary can avail treatment in any of the states that have implemented the scheme. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. अब ये एक एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है, इसके अंदर एक साल के अंदर पर फैमिली 5 लाख रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है फॉर दी सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर. लेकिन यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज को टारगेट किया जा रहा है वो टारगेटेड पीडीएस के बेनिफिशियरी नहीं है. गवर्नमेंट के मुताबिक जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उनके द्वारा जो बेनिफिशियरी सिलेक्ट होंगे उनको यहाँ पे इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा. So the beneficiaries are identified as per the socio-economic caste census. So first is incorrect. Second जो है वो करेक्ट है कि मोस्टली सेंटर स्टेट के बीच में रेशियो का रहेगा 60-40. तो इसे किस टाइप की स्कीम कहेंगे? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहेंगे. थर्ड जो है वो भी करेक्ट कि ये एक पोर्टेबल स्कीम है. अगर मान लो कि बेनिफिशियरी जो दूसरे स्टेट से आया है और किसी पर्टिकुलर स्टेट में माइग्रेट हुआ है, वहाँ पे उसको बेनिफिट लेना है, तो अगर उस स्टेट ने ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है तो वहाँ पे वो बेनिफिट ले सकते हैं. सो द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड. सो इसी आर्टिकल के अंदर यूनिवर्सल इंश्योरेंस के पैराग्राफ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको भी मेंशन किया गया है. इस साल के बजट के अंदर भी ये योजना जो है उसको काफ़ी तारीफ की गई है इसकी, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट बनती है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है. 9th क्वेश्चन, अब जो 2 क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर्स है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स द रोल ऑफ राज्यसभा इज सिमिलर टू दैट ऑफ लोकसभा? फर्स्ट मनी बिल, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड थर्ड ऑर्डिनरी बिल.
सो द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। सवाल में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से बिल के अंदर राज्यसभा का पावर लोकसभा के जैसा ही है। सो मनी बिल के अंदर आप सबको पता होगा कि मनी बिल जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, राज्यसभा उसको अमेंड नहीं कर सकते, सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं कि ये अमेंडमेंट होने चाहिए। लोकसभा इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर दोनों की पावर्स सेम है, ऑर्डिनरी बिल के अंदर भी दोनों पावर्स सेम है। सो द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। सो अभी राज्यसभा ने एक बिल पास किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो ऑर्डर दिया था कि रेल के आसपास जो लोग हैं उनको एविक्ट किया जाएगा फोर्सफुली, क्योंकि उनकी वजह से ये एक्सीडेंट्स और डेवलपमेंटल वर्क्स जो है वो रुक रहे हैं। तो इसको गवर्नमेंट ने एक नया, राज्यसभा ने एक नया बिल जो है वो पास किया है ऑन एक्सटेंडिंग दी प्रोटेक्शन टू इलीगल कॉलोनीज पास्ट। तो इसलिए ये राज्यसभा का रोल फिर से न्यूज में है। 10th क्वेश्चन, which of the following state recently brought the ordinance to reform APMCs by setting up private market yards and farmer consumer markets to enhance competitiveness? First Madhya Pradesh, second Rajasthan, third Odisha and fourth Jharkhand. So let us see what is the correct answer. Correct answer is C, Odisha. ओडिशा गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऑर्डिनेंस प्रोमulgate किया है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एपीएमसी के अंदर रिफॉर्म करे जाएंगे बाय सेटिंग अप प्राइवेट मार्केट यार्ड्स एंड फार्मर कंज्यूमर मार्केट्स, ताकि वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज हो। सो ये फार्म लॉज जो रिसेंटली पास किए गए हैं उसी टाइप की रेजिम इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो ये आज की न्यूज़पेपर के अंदर आपको मिलेगा, ओडिशा रीप्रोमulgates ऑर्डिनेंस ऑन एपीएमसी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।